क्योंकि मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री मुनेश्वर राय जी की इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छा करूं, जीवन में कुछ अच्छा संघर्ष करूं। तो इसके बाद जब से जैसे ही ये खुशी मेरे परिवार सर, जैसा कि जान रहे हैं बिहार में थोड़ा रोजगार के अवसर थोड़ा कम थे पहले, तो इसलिए काम की तलाश में मेरे पिताजी चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो काम की तलाश में वो मध्य प्रदेश के रीवा शहर में जाके एक सामान्य प्राइवेट कंपनी में श्रमिक पद पर कार्य करने लगे। तो हम लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, एक ही कमरे में रह के हम सारे, एक मेरे बड़े भाई हैं अभिषेक कुमार है, वो तैयारी करते हैं और हम पढ़ते थे। तो यही एक रीज़न रहा कि हमारी सारी पढ़ाई लगभग शुरू से लेकर वर्तमान इंजीनियरिंग तक सारी गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल से ही। पुलिस पहले प्रोफेसर में था डीएसपी, इसका एसडीएम, फिर जेल सुपरिटेंडेंट। तो उन्होंने पूछा कि आपने पुलिस वाले जॉब को काफ़ी ऊपर रखा है जी। तो उसी पे मेरा लगभग पूरा इंटरव्यू चला। कुछ क्वेश्चन मुझे परेशान करने के लिए भी, देखने के लिए या फिर प्रेशर चेक करने के लिए पूछे गए कि चलिए बताइए सीआरपीसी की धारा 107 क्या है जी। तो मैंने कहा सर इससे तो अवेयर नहीं हूँ। फिर एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने अपना जॉब छोड़ दिया और यहाँ आ रहे हैं। तो अभी संसद में कमेटी बनी है कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में लगभग 70% स्टूडेंट इससे मैथ या साइंस बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग या मेडिकल डॉक्टर ही आ रहे हैं। तो क्यों आपको इसमें आने दिया जाए, क्यों ना आपको रोका जाए? तो मैंने कहा सर ये तो संविधान के अनुच्छेद 16 की अवसर की समानता का सर विरोध होगा। तो जिसमें भी अगर समाज में कोई सकारात्मक भूमिका निभाने की अगर बात हो तो उसको लेके आगे आना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया कि सर जैसे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सिविल इंजीनियर थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के रूप में काफ़ी अच्छा योगदान अपना दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनिल कुंबले जी। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूँ और हमारे साथ अमित कुमार राय सर है, जिनका सिलेक्शन 67 बीपीएससी में फाइनल रूप से हो चुका है। और आप सब लोग जानते हैं कि मुखर्जी नगर को कई नामों से जाना जाता है। कई लोग आईएएस बनाने के हब कहते हैं, आईएएस बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। आप जो भी हो, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा फील कर रहे हैं आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद सर? बढ़िया फील हो रहा है, काफ़ी टेंस माहौल था सिलेक्शन होने के पहले, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है जी। तो अच्छा लग रहा है। तो सर लोग कहते हैं मुखर्जी नगर में, मतलब मुखर्जी नगर के बारे में क्या राय है आपका सर? यहाँ लगभग स्टूडेंट का स्ट्रगल का ये क्षेत्र है, इसको स्टूडेंट का मक्का और मदीना जान ही रहे हैं आप, कहा जाता है। तो यहीं से कई नामों से जाना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट का स्ट्रगल यहीं शुरू होकर यहीं से ख़त्म हो जाता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सफलता अगर नहीं मिलती है तो निराशाएं भी यहाँ से जाती हैं। तो बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं सभी लोग को, जो भी यहाँ पे आए हैं जरूर सफल होकर यहाँ से जाएं जी। क्योंकि सर अभी हम लोग मुखर्जी नगर में ही शूट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो आप यहाँ से सर पढ़े हैं तो आज मुखर्जी नगर मार्केट में वीडियो शूट करते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी। क्योंकि यहाँ से तो रोज ही आना जाना होता है, नोट्स के लिए, पेन, कोई भी शिक्षा की चीज़ें चाहिए रहती हैं तो यहीं आना होता है। चाय पीने होता है, कुछ कई काम होते हैं। जब कभी थोड़ा सा टेंस रहते हैं, जूस पीना हो, चाय पीना हो, कोई भी चीज़ करना हो, तो यहाँ ये एरिया में बिल्कुल आना ज़रूरी है। और काफ़ी मतलब रिलैक्स देता है, कम से कम कभी टहलना, शाम को टहलते हुए चाय पीना दोस्तों के साथ में जी। सर शुरुआत से अपना नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह बताइए आप। मेरा नाम अमित कुमार राय है, मैं बिहार के भोजपुर ज़िले से हूँ और मेरी पढ़ाई रीवा से हुई है, एमपी से। क्योंकि मेरे पिताजी काम की तलाश में बिहार से रीवा चले गए थे, तो मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है रीवा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से, और थर्ड ईयर में ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, लेकिन मैंने उसको स्किप करके तैयारी करने का सोचा। बीपीएससी में मेरा दूसरा प्रयास है। पहले प्रयास में मैं मेंस लिखा था, पर कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन रह गया था। तो 67th बीपीएससी में मैंने फाइनली 85 रैंक के साथ जेल सुपरिटेंडेंट पद पर चयनित हुआ हूँ। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए सर आपकी, कैसे कैसे आपने प्रीलिम्स की तैयारी किया, कौन सी किताबें पढ़ी? प्रीलिम्स को देखिए मैं लगभग सबसे बड़ा स्टेज मानता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ पे आप 5-6 लाख बच्चों के साथ फाइट करते हो। तो मेरा जो मुख्य फोकस रहता था, तो बीपीएससी में प्रीलिम्स में कुछ खास टॉपिक्स हैं और कुछ खास सब्जेक्ट हैं। जैसे साइंस हो गया, मैथ के 10 क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, और बिहार जीके, बजट, इकोनॉमी सर्वे। अगर ये चीज़ें पे आप कमांड करके जाते हो तो निश्चित ही आपका प्रीलिम्स मतलब रुकेगा नहीं और उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। ओके सर। सर कई सारे कमेंट आ रहे थे कि 70वीं बीपीएससी के लिए क्या रणनीति रहना चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्टेड है। तो आप बताइए सर नए एस्पिरेंट को कि 70वीं के लिए वो क्या करे सर आपसे? देखिए पैटर्न बदल चुका है, आप भी क्वेश्चन देखे होंगे प्रीलिम्स का। मैंने 68 बीपीएससी का भी मेंस लिखा हुआ है और 69 का भी मैंने प्रीलिम्स दिया है। तो बदलते पैटर्न के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम अगर आपके पास नहीं भी समय है तो भी जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस की एनसीईआरटी तो जरूर से ज़रूर पढ़ें। इसके मेंस के लिए ऑथेंटिक बुक्स का प्रयोग करें, किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स पे भरोसा न करते हुए खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करें, और राइटिंग प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको मेंस में उतनी ही मदद मिलेगी। ओके सर। मेंस में आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करना चाहिए नए बच्चों को? बच्चे मुझे लगता है कि आते ही आंसर राइटिंग करने लगते हैं, जो कि मैं सही नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि पहले आपको एक लगभग एक हल्के नॉलेज की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आप एक बार एक सिलेबस अपनी नज़रों से कवर कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ताकि आपसे चीज़ें आती हुई रहें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो समय के साथ में। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था सर आपसे? मतलब चूँकि मेरा पुलिस पहले प्रोफेसर में था डीएसपी,
इसके बाद एसडीएम, फिर जेल सुपरिटेंडेंट। तो उन्होंने पूछा कि आपने पुलिस वाले जॉब को काफ़ी ऊपर रखा है जी। तो उसी पे मेरा लगभग पूरा इंटरव्यू चला। कुछ क्वेश्चन मुझे परेशान करने के लिए भी, देखने के लिए या फिर प्रेशर चेक करने के लिए पूछे गए कि चलिए बताइए सीआरपीसी की धारा 107 क्या है। जी। तो मैंने कहा सर इससे तो अवेयर नहीं हूँ। फिर एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने अपना जॉब छोड़ दिया और यहाँ आ रहे हैं। तो अभी संसद में कमेटी बनी है कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में लगभग 70% स्टूडेंट इससे मैथ या साइंस बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग या मेडिकल डॉक्टर ही आ रहे हैं। तो क्यों आपको इसमें आने दिया जाए, क्यों ना आपको रोका जाए। तो मैंने कहा सर ये तो संविधान के अनुच्छेद 16 की अवसर की समानता का सर विरोध होगा। तो जिसमें भी अगर समाज में कोई सकारात्मक भूमिका निभाने की अगर बात हो तो उसको लेके आगे आना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया कि सर जैसे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सिविल इंजीनियर थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के रूप में काफ़ी अच्छा योगदान अपना दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनिल कुंबले जी इंजीनियर है, लेकिन हो सकता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो वैसा नाम नहीं कर पाते जैसा कि उन्होंने खेल के क्षेत्र में किया है। तो मुझे लगता है कि जिस भी क्षेत्र में अगर आप अपना सकारात्मक योगदान निभा सकते हैं वो आपको अपनाना चाहिए। जैसा कि सर आप बता रहे थे अभी कि आपकी मतलब पढ़ाई लिखाई सर मतलब बाहर से हुई है सर, तो आपके पिताजी सर क्यों गए सर मतलब बिहार से बाहर? सर जैसा कि जान रहे हैं बिहार में थोड़ा रोजगार के अवसर थोड़ा कम थे पहले, तो इसलिए काम की तलाश में मेरे पिताजी चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे तो काम की तलाश में वो मध्य प्रदेश के रीवा शहर में जाके एक सामान्य प्राइवेट कंपनी में श्रमिक पद पर कार्य करने लगे। तो हम लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक ही कमरे में रह के हम सारे, एक मेरे बड़े भाई हैं अभिषेक कुमार है, वो तैयारी करते हैं और हम पढ़ते थे। तो यही एक रीज़न रहा कि हमारी सारी पढ़ाई लगभग शुरू से लेकर वर्तमान इंजीनियरिंग तक सारी गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल से ही हुई है, क्योंकि वो हमारे पास एक अवसर के रूप में नहीं, मतलब लगभग ये कह सकते हैं कि वही एक रास्ता था पढ़ के आने का, क्योंकि प्राइवेट की फीस हम लोग वहन नहीं कर सकते थे। तो ये एक रीज़न रहा। तो लेकिन कुछ यहाँ भी तैयारी के दौरान कुछ समस्याएं आई, लेकिन क्योंकि ये 2021 की वैकेंसी है और 2 साल बाद रिजल्ट आया, 2 साल में कई चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन रिजल्ट सकारात्मक रहा तो थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। ओके सर। ऐसा हुआ तैयारी के समय कि आपको बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं यहाँ आके फंस गया हूँ, इससे अच्छा मैं जॉब ही कर लेता तो सही था? बिल्कुल बिल्कुल, नकारात्मक भाव भी मन में आते रहते हैं। जब मैंने 66 का मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने मेंस लिखा था, पर जब उसका रिजल्ट आया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ। तो थोड़ी निराशाएं काफ़ी हुई, क्योंकि लॉकडाउन भी लग चुका था, काम वगैरह भी भैया के भी छूट गए थे, पापा के भी बंद हो गए थे। तो यहाँ पे एक आर्थिक रूप से सक्षम रह पाना काफ़ी कठिन था, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने काफ़ी मेरा साथ दिया। पिताजी मेरे श्रीनिवास राय और मेरे बड़े भाई अभिषेक कुमार राय ने काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब चीज़ें मैनेज करेंगे, लेकिन आप तैयारी करो। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। तो मैंने फिर से प्रयास किया और इस बार मैं 85 रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ हूँ। नेगेटिव मार्किंग आ गया है तो उससे कैसे बचना चाहिए स्टूडेंट को? अब क्या करना चाहिए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट वगैरह करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अब नेगेटिव मार्किंग आ चुका है तो आप जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस हो केवल उन्हीं को अटेम्प्ट करिए। और अगर ज़्यादा आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़े, अगर आपके क्वेश्चन कुछ कम अटेम्प्ट आपको लगे कि हो रहे हैं, तो आप 50-50 जैसे क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं कहूँगा कि उनको अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए, वरना निगेटिव होकर आपके कम मार्क्स हो सकते हैं। ओके सर। जैसा कि सर इस बार आपने देखा था बीपीएससी में करंट अफेयर काफ़ी डिफिकल्ट आया था, तो करंट अफेयर के लिए अब 70वीं बीपीएससी वाली क्या करे? देखिए, चूँकि मैंने जैसा बताया कि मैंने 68 बीपीएससी का भी मेंस लिखा है और 69 प्रीलिम्स में भी मेरे अच्छे नंबर हैं। तो चूँकि बदलते पैटर्न में भी मैंने ठीक क्वालिफाई किया है, तो मुझे ये लगता है कि मैं करंट अफेयर्स के कम से कम 2 मैगजीन करके जाता था, ईयरली मैगजीन। तो डेली न्यूज़पेपर में कवर करता था। तो आप अगर डेली की खबरों से अवेयर रहते हैं और साथ में अगर दो कम से कम करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन कवर करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर प्रीलिम्स में अच्छा आएगा। सर जैसा कि अभी हम लोग मुखर्जी नगर में शूट कर रहे हैं, काफ़ी लोग मतलब देख रहे हैं आपको, तो मुखर्जी नगर में के लिए क्या संदेश है सर आपका? काफ़ी समय आप यहाँ पे गुजारे हैं। यही कि बहुत अच्छा मेरा अनुभव यहाँ पे रहा है। सारे दोस्त भी काफ़ी अच्छे मिले हैं और यहाँ से चूँकि एक सिलेक्शन लेके जाना एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत लोग 10 साल रह जाते हैं, 20 साल रह जाते हैं, कुछ नहीं होता उनका। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहा है। कोई सिलेक्शन लेके जाता है, कोई कुछ कभी कभी निराशाएं लेके जाता है, पर मुझे लगता है कि निराशा आपको हमेशा आपको अपनी असफलता से सीखने की ज़रूरत है और दुगनी तैयारी के साथ आप सामने आइए और निश्चित रूप से कभी ना कभी अगर सकारात्मक प्रयास रहेगा तो सफलता मिलेगी। आपका सिलेक्शन हुआ, इसके बाद सर गाँव वगैरह में क्या माहौल है सर? बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री मुनेश्वर राय जी की इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छा करूं, जीवन में कुछ अच्छा संघर्ष करूं। तो इसके बाद जैसे ही ये खुशी मेरे परिवार वालों को मिली, मेरे गांव वालों को मिली, तो काफ़ी सफलता मतलब के लिए बधाई मेरे को मिली और सबका सकारात्मक योगदान रहा है। मेरे चाचा रामनिवास राय, सुनील राय, सब लोगों का परिवार का सपोर्ट भी रहा और पूरा गांव मेरी खुशी में शामिल है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब देख। जैसा कि मैं ये भी देखता हूँ सर, कई बार किसी का सिलेक्शन होता है तो गांव वाले सर जलते हैं, कई रील वगैरह मैं देखता हूँ। जी सर, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन मुझे मेरे गांव का पूरा सपोर्ट मिला है और काफ़ी मेरी तारीफ वहाँ हो रही है और सकारात्मक ही संदेश वहाँ से आए हैं अभी तक। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले पीडीएफ किसने देखा? सबसे पहले पीडीएफ मेरे फैमिली के एक मेंबर ने देखा, क्योंकि मैं इतना घबरा चुका था कि मैं खुद से वो रिजल्ट चेक नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक असफलता मुझे पहले मिल चुकी थी। तो इसलिए मैं काफ़ी घबराया हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं तो रिजल्ट नहीं देख पाऊंगा,
मैंने रिजल्ट आया तो ओपन करके सेंड किया किसी खास मेंबर को, और उन्होंने रिजल्ट देखा तब मैं बताया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा सर। कितने घंटे सर आप पढ़ाई करते थे? पूरे दिन का टाइम टेबल बताइए आप। सर लगभग अगर मेरी बात की जाए तो मैं रात में पढ़ाई नहीं कर पाता था, तो मैं लगभग 10 से 11 बजे के बीच में सो जाता था। मेरा प्रयास रहता था सुबह 5 और 6 बजे से उठकर एक राउंड में सीधे मैं 12 बजे तक 1 बजे तक वो पढ़ाई करता था। इसके बाद सर चूँकि मैं खाना खुद बनाता था, तो फिर इसके बाद फिर मैं अपना खाना खुद बनाता था। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करता था और फिर से मैं एक राउंड पढ़ाई करता था 3-4 घंटे। तो लगभग 8 घंटे के आसपास में पढ़ाई करता था। अगर एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था, कभी कम हो जाता था, चीज़ें ऐसे चलती रहती थी। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद सर बहुत।